हे एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम बैक टू शालिनी रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह हमने 10 बजे लाइव क्लास ली थी। कैसा रहा सेशन? मैं सभी से उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मुझे एक फीडबैक तो ज़रूर दे सकते हैं। मैंने कुछ कोशिश की है कि इनोवेटिव तरीके से पढ़ाऊँ, आपको समझ में आए। ठीक है। अभी की प्रेजेंट टाइम की जो क्लास हमारी चल रही है, यहाँ पर हम सामाजिक अध्ययन का टॉपिक रिलेट करके पढ़ेंगे। टॉपिक है आज का हमारा मौर्य प्रशासन। ठीक है। 50 नंबर का यह पेपर है। ठीक है। 2 क्लास हमने कर ली है। आज हमारी यह तीसरी क्लास है। आप शानी रेड क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई ना भूले। जो भी लोग चैनल पहली बार नए आए हैं उनका बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमेशा हंसते रहिए। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है नई चीज़ें आज जो हमको पढ़ना है अपने इस सिलेबस में। एसएसटी के हमने 2 क्लास की, तीसरे में हम क्या देखेंगे? मौर्य प्रशासन में। ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ बातें दी गई हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से करिएगा। 1-2 प्रश्न आपसे राइज हो जाएगा और आपको चंद्रगुप्त मौर्य से जो मेन चीज़ आएगी वो आज मैंने लिया है एक शॉर्ट टर्म में, आपको समझा दूंगी। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के टॉपिक से। ठीक है। मौर्य प्रशासन तो बहुत आएगा। ठीक है। अभी आपका मौर्य वंश, राजवंश जो है उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चंद्रगुप्त मौर्य की बात है उनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है। देखिए, टॉपिक है मौर्य प्रशासन। ठीक है। मौर्य प्रशासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत यहाँ पे बात कही गई है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत को पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त हुई। फर्स्ट टाइम पहली बार इनको एक राजनीतिक एकता प्राप्त हुई थी। और कौटिल्य के अनुसार इन्होंने राज्य के 7 प्राकृतिक अथवा या कह सकते हैं 7 अंग को बताया है कौटिल्य ने। आप ये भी कह सकते हैं कि जो सत्ता का केंद्र जो राजा होता है, परंतु वह निरंकुश हो जाता है अगर उनके पास ये 7 अंग ना हो तो राजा की पावर कुछ भी नहीं रह जाती है। ठीक है। राजा के द्वारा प्रधानमंत्री और पुरोहित की जो नियुक्तियां होती हैं, उनके चरित्र को भली भांति जांचना और भी तमाम चीज़ें कार्य करना, सारा काम सिर्फ राजा ही नहीं करता है। हर चीज़ को सिर्फ राजा ही नहीं कर सकता, उनसे जुड़े जो और मंत्रिमंडल के लोग हैं उनको भी कुछ चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है। देश की रक्षा के विषय में कोई बात है, विदेश के संबंध से कोई टॉपिक है तो, और किसी कार्य का समय निर्धारण करना है तो, आकस्मिक कोई आपदा आ गई है उसके लिए कोई सुचारू रूप से किसी चीज़ को करना है, या कोई कार्य की पद्धति है नए तरीके से करना है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ राजा पर डिपेंड नहीं होती हैं। अगर वो राजा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज़ के दायित्व को लेकर नज़रिए अपने, मतलब उनको ध्यान में रहे, वो चीज़ को देखते रहें, उनको समझते रहें, उनको अपने पूरे केंद्र में रखें, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन हर चीज़ का सल्यूशन निकालना, हर चीज़ में जवाबदेही देना, मतलब हर चीज़ को बताना, ये उनका दायित्व नहीं होता है। तो ये 7 अंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कौटिल्य ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं और बताए हैं। चलिए देखते हैं ये 7 क्या हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये 7 मत भूलिएगा, इनसे प्रश्न आता है। पहला है स्वामी, जिसको हम राजा कहते हैं। दूसरा है अमात्य यानी कि मंत्री। क्या है? अमात्य। तीसरा है जनपद। चौथा है दुर्ग। पांचवा है कोष। छठा है दंड। सातवां है मित्र। ये राजा के राज्य के 7 अंग हैं। किसके हैं? राज्य के 7 अंग हैं। दिख रहा है? सम्राट, यहाँ पे आपका अमात्य है, मंत्री है, दुर्ग है, कोष यानी कि कर, टैक्स जो होता है, बल यानी कि ये आपकी सेना है, ये आपका मित्र है, ये आपकी राष्ट्र, भूमि, देश, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें समझते हुए चलनी है कि क्या है मेन आपका, ये है जो आपको फोकस करना है। और कौटिल्य ने ये चीज़ें बताई हैं, कौटिल्य ने ये चीज़ें कही हैं, दी हैं। अब इनके बारे में जो चीज़ें आपको मिलती हैं उनके बारे में आप समझते हुए चलेंगे। चलिए पहला देखिए। अच्छा, ये एक टॉपिक और है, पहले हम ये वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। ठीक है। ये स्वामी और राजा, स्वामी एक ही चीज़ है। अब देखिए, ये है चंद्रगुप्त मौर्य। दिख रहा है? ये चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। इनके बारे में है कि कौटिल्य ने क्या कहा है, जो 7 अंग में सबसे पहले आई है बात। कौटिल्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? कमेंट करते हुए मुझे सभी लोग बताएंगे इनको और किस नामों से जाना जाता है। ठीक है। राजा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च कुल में जन्मा हो। इनका कहना है कि राजा वो होगा जो उच्च कुल में, अच्छे जाति में, अच्छे कुल में जन्म लिया हो। समझ रहे हैं बात? ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, धर्म में रुचि रखने वाला हो, उसमें उसको, वह राजा ऐसा होना चाहिए
जिसको धार्मिक काम में रुचि हो, ठीक है, दूरदर्शी हो, सोच उसकी दूरदर्शी हो। अभी कोई काम अगर वो करवा रहे हैं तो उसके पीछे जो रीज़न है कि क्यों हो रहा है, उसकी दूर की सोच हो, ठीक है। सत्यवादिता उनके अंदर हो, तो महत्वाकांक्षी हो वो, परिश्रमी हो वो, और शिक्षा प्रेमी भी हो। ये सारी बातें राजा के प्रति कौटिल्य ने कही है। जो सबसे महत्वपूर्ण अंग में आएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग में आएगा, जो पूरा दिशा निर्देश करेंगे, नेतृत्व करेंगे, हर चीज़ों को देख रेख में करेंगे, कैसे करना है, सब चीज़ों को संभालेंगे, सारा उत्तरदायित्व तो इनका होगा। राज्य में कोई प्रॉब्लम आती है तो इनका गर्दन पकड़ी जाती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सारी प्रजा राज्य को ही, राजा जो होता है एक राज्य का, उनके ऊपर ये पूरा थोपा जाता है कि आपके रहते हुए ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। कोई किसी ने आक्रमण आके कर दिया तो आपके रहते ये आक्रमण हो गया, आपके रहते ये आपदा कैसे आ गई, इसका प्रबंधन क्यों नहीं किया गया। हर चीज़ की जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार एक राजा कहलाता है। इसीलिए इनका होना और इनका उच्च कुल का होना, समझदार होना, इनका महत्वाकांक्षी होना, सत्यवादिता होना, दूरदर्शी होना, शिक्षा का प्रेमी होना, नैतिकता इनके अंदर होना, चरित्रहीनता का कोई गुण ना होना इनके अंतर्गत, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होने, और एक अच्छा योद्धा भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ सकें, ठीक है, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चे के लिए लड़ सकें। ये नहीं कि सिर्फ वो भी इन चीज़ों में ही निपुण हो और वो एक योद्धा ना हो, ठीक है। ये रही बात स्वामी राजा यानी कि, ठीक है, राजा के बारे में पहला अंग क्लियर। दूसरा, मंत्री या अमात्य, ठीक है, मंत्री लिखा रहे या अमात्य, दोनों एक ही चीज़ें हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इनका क्या है, इनको कौटिल्य ने दूसरा स्थान दिया है, ठीक है, जिसका कार्य राजा को गुप्त मंत्रणा देना होता है। इनका मेन वर्क क्या होता है कि ये राजा को गुप्त मंत्रणा देते हैं। जो राज्य की बात होती है, रहस्य की बात होती है, वो सारी ये ले जाकर राजा को बताते हैं। अमात्य के बारे में यहाँ पर एक बात ये भी कही जाती है, जो एक कवच की तरह काम करता है, जिसको कह सकते हैं कि राजा की प्रोटेक्शन करना, ठीक है, जो राज्य प्रशासन का एक प्रमुख आवश्यक तत्व भी होता है और राजा की पूरी तरीके से ये प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। इनका होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये बात कही गई है, मंत्री या अमात्य आप दोनों कह सकते हैं, जो कौटिल्य ने कही है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं फिर यहाँ पर क्या है। अब तीसरी पोजीशन पे तीसरा अंग के नाम से जो आता है वो है जनपद। जनपद, ठीक है, जनपद से बात है यहाँ पे कौटिल्य ने क्या कही है, इनके बारे में ही समझते हैं, काफ़ी ज़रूरी है। इन्होंने मतलब यहाँ पर है कि कौटिल्य राज्य का तीसरा अंग जो बताया है वो है जनपद। क्या बतलाया है, जनपद को इन्होंने तीसरा अंग कहा है, ठीक है। और यह बात कही जा रही है कि जनपद के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। अगर एक जनपद नहीं है तो राज्य माने कुछ नहीं, आप राज्य का मतलब, एक राज्य का मतलब नथिंग समझेंगे, ठीक है। तो जनपद का होना, राजा, सभा, प्रजा, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने जनता व भूमि को भी सम्मिलित किया है, क्योंकि जनपद में जनता और भूमि का भी काम आएगा। उनका कहना था कि जनता को जो है मतलब हर तरीके से समझाना, उनकी प्रॉब्लम को दूर करना, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़े। और जनपद में भी, जनपद का भी दायित्व है कि जो कर वगैरह रहे उनको वो टाइम पर चुकाएं, सारी चीज़ों को करें और राज्य को अपने तरीके से, पूर्ण तरीके से माने। और जो का मतलब पूरी तरीके से देखना, जनपद में बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ यहाँ पे लोग ही नहीं आते, पूरी प्रजा भी नहीं आती जनपद के अंतर्गत। वहाँ पे वहाँ के जो वन है वो भी आएंगे, तालाब आएंगे, खान, जितने खाने हैं, माइंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, नदी है, जो उपज हो रही है मिट्टी की, वो सारी चीज़ें, सैनिक बल जितना है, किले जितने हैं, पर्वत जितने हैं, पशु पक्षी जितने हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंतर्गत भूमि के संबंध से रिलेटेड भी जनपद के अंदर आएंगी। तो इन सब चीज़ों का भी होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। तीसरा भी यहाँ पर क्लियर होता है, तीसरा अंग। चौथा देखते हैं क्या है, ये है दुर्ग। दुर्ग का मतलब आप कोर्ट भी कह सकते हैं। जैसे दुर्ग का मतलब कौटिल्य ने चौथे अंग के रूप में सबसे अच्छी बात इनके बारे में बताई है कि क्या है, देखते हैं। कौटिल्य ने कहा था कि राज्य के लिए दुर्ग का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि जनता, भूमि और राजा, ठीक है। इन्होंने, कौटिल्य ने बात कही है कि राज्य के लिए दुर्ग भी उतने ही ज़रूरी हैं जितनी जनता है ज़रूरी है, जितनी जनता को रहने के लिए भूमि और राजा ज़रूरी है, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार आक्रमण की दृष्टि से, जब आक्रमण होता है तो आक्रमण की दृष्टि से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए जाते हैं।
अपने राज्य की प्रोटेक्शन के। देखिए जो राजा लोग रहते हैं वो कितने बड़े बड़े किले उनके रहते हैं, कहाँ पे उनकी बॉर्डर लाइन रहती है, कहाँ पे उनके एकदम होता है ना कि एकदम बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं, सीमा पार पे आ गए हैं, युद्ध हो रहा है, उसके अंदर पूरा सब रूम वगैरह बने हुए हैं। तो ये प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी पर्पज से इनको काफ़ी ऊंचा ऊंचा बनाया। दिख रहे हैं यहाँ पे तोपे लगा देते हैं यहाँ पे, और लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं आर पार, तमाम चीज़ें। इस तरह बहुत सारे किले आपने देखे होंगे। तो ये सब ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती है ताकि सारा जब आक्रमण हो, लड़ाई वगैरह हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से पार ना हो पाए। तो सुरक्षा के पर्पज से इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें जैसे कि जो दुर्ग होते हैं वो मजबूत और सुरक्षित होने चाहिए, ठीक है। मजबूत ईंट के बने होने चाहिए, सीमेंट बारूद जो भी इसमें लगे काफ़ी मजबूत हो, ठीक है। और भोजन पानी और गोला बारूद का उचित प्रबंधन भी उसके अंदर, सारे जो बड़े बड़े किले होते हैं उनके बारूद, गोला बारूद जितने भी हैं, बंदूक है, जो भी ये तोप है, उनकी व्यवस्था के लिए रूम रहते हैं, भोजन पानी स्टोरेज किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत रखी जाती है ताकि जब प्रॉब्लम आए तो उसका उचित काम कर लिया जाए, ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें क्लियर हो गई। ये 4 से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैंने इन चारों को पॉइंट वाइज करते हुए लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और बातें हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने दुर्ग तक देख लिया, ठीक, 4 हमने कर लिया, बचे ये 3। ये 3 मैंने लिखा नहीं है, इनको हम समझा देते हैं आपको कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इनसे इतना प्रश्न नहीं आता है। जो चीज़ें पूछी जाती वो मैंने आपको बताई, ठीक है। कोश, देखिए कौटिल्य ने कोश को भी राज्य का एक आवश्यक अंग बताया था, क्योंकि कोश जो होता है वो राज्य की समस्त गतिविधियों का आधार होता है। एक गतिविधि का मतलब है कि राज्य कोई आयोजन कर रहा है, राज्य कुछ नया प्रशासन के तौर पर कुछ नई चीज़ें ला रहा है, या सैनिक सुरक्षा को और बढ़ा रहा है, या मतलब जैसे कपड़े वितरण करवा रहा है, कोई धार्मिक काम करवा रहा है, या जो है औजार नए बनवा रहा है। कुछ भी, जो कोई भी गतिविधि अगर राज्य के अंतर्गत हो रही है तो कोष उसमें बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। कोष उसमें राजकोष कहते हैं ना, जैसे आप घर की तिजोरी जो होती है, जो भंडारण होता है, घर का जो स्टोरेज होता है जहाँ पे पैसे रहते हैं, वही चीज़ ये राज्य के अंतर्गत होती है, ठीक है। क्या करना है, इतना पैसा है, इतना बजट है, इस बजट में सारा काम करना है ताकि कोई अगर आपदा विपदा भी ना आए। हर चीज़ को मैनेज करते हुए, हर चीज़ को समझते हुए, हर चीज़ को देखते हुए चलना होगा, तभी आप इन चीज़ों को अच्छा कर लें। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही कोष के लिए कि कौटिल्य के अनुसार राजा को अपने कोष में निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए। अगर आप खर्चा कर रहे हो तो उसमें दोबारा लाने का भी साधन ढूंढ के रखो कि उसमें दोबारा से पैसे कहाँ आएंगे। कोष उनका दोबारा, जो कोष एक धनराशि मेंटेन की जाती है हर चीज़ के ज़रूरी है, तो वैसे ही उन चीज़ निरंतर वृद्धि का भी साधन खोज कर रखता है राजा कि हम यहाँ खर्चा कर रहे हैं तो वहाँ से वो चीज़ें आ जाएंगी। इसीलिए प्रजा का भी दायित्व होता है कि उनको कर को जमा करना ज़रूरी होता है, ताकि अगर कोई आपदा आती है, राज ऐसे ऐसे चलता है, आज भी ये चीज़ें हो रही हैं, आप टैक्स भरते हैं सारी चीज़ों का, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर उस समय से भी चली आ रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था। क्लियर हो गया। अब देखिए फिर है दंड एवं बल, भी इसको हम कहते हैं दंड या बल, ठीक है। इनके बारे में क्या बातें कही, चलिए समझते हैं। दंड का अभिप्राय यहाँ पर सेना से है, ठीक है। दंड का मतलब ये सेना से होता है। राजा व राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का जो एक प्रमुख रोल है, जो प्रमुख भूमिका होती है, वो राजा के पास एक मजबूत सेना होती है, और उसके मित्र तो होते ही हैं, शत्रु भी बन जाते हैं। इसीलिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। दंड देना हो तो आप जो है आदेश देते हैं कि दंड दिया जाए, ठीक है। और मित्र भी बन जाते हैं। मित्र कभी कभी कब मित्र जो है कब शत्रु बन जाते हैं इसका पता नहीं चलता है। तो यही सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए, राजनीति को जानने के लिए, समझने के लिए, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। अतः शांति व व्यवस्था की स्थापना के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि राज्य में शांति बनी रहे, पूरी स्थापना अच्छे से हो जाए, हर चीज़ का मैनेजमेंट अच्छे से हो, सैनिक शक्ति, ये सब जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में जैसे कोई गलत काम करेगा तो उसको ये भय होना चाहिए, अगर मैंने गलत काम किया तो मुझे दंड मिलेगा, उसका ये भय हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो सैनिक हो, अगर कोई चोरी कर रहा है तो, राज के साथ गद्दारी कर रहा है तो, राजा के साथ विश्वासघात कर रहा है तो, या जो प्रजा है वो गलत कर रही है तो, वो जैसे होता है ना कि रहते यहाँ खाते यहाँ, गुणगान गाते किसी और का है, तो ये सारी चीज़ों से सबको अगर भय हो कि मुझे इसके प्रति दंड मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों में दंड का एक रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है लास्ट वन है, जो है क्या है, मित्र यानी कि दोस्त, ठीक है। इनके बारे में है, कौटिल्य ने कहा कि राज्य को अपने पड़ोसी राज्य से मित्रता करनी थी। जो बगल के इनके राज्य थे
पड़ोसी राज्य, उनसे आप मित्रता करके रखो, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आप उनकी सहायता ले सको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपदा विपदा प्राकृतिक आ गई या किसी ने आक्रमण कर दिया, तो आप अपने घर की जो औरतें हैं या जो महिलाएं वर्ग हैं उनको आप सुरक्षित जगह भेज सको, वगैरह वगैरह रीजन से, ठीक है। या मित्र वंश परंपरागत तरीके से भी बहुत ज़रूरी है, विश्वसनीयता हो, हितैषी हो, राजा उसके राज्य को अपना समझते हो, उनको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनकी मदद कर सको, उनके त्यौहार में शामिल हो सको, उनकी खुशियों में आप शरीक हो सको, वो आपके कैम आ सके, बहुत सारी चीज़ों से। और फिर कोई अगर किसी कोई बड़ा आयोजन करवाना है या कोई चीज़ है या कोई एक आक्रमण हर जगह कर रहा है, एक ही दुश्मन दोनों लोग का है, तो इन सब चीज़ों के लिए संधि जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन कौटिल्य ने ये भी कहा था कि मित्र बनाने से पहले राजा को उन्हें परखना चाहिए। अगर राजा उन्हें बगल वाले पड़ोसी राज्य को मित्र बना रहा है तो उसके अंदर इतनी समझ, ये गुण होना चाहिए कि वो उनको परखे, जिससे वो उनको धोखा ना दे सके, ठीक है। उनको कहते हैं ना कि उनके पीठ में खंजर भोंक दिया, वगैरह वगैरह चीज़ें, जिसका नमक खाते हैं उसकी थाली में छेद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से निकल के आई हैं। अक्सर देखने को मिला है, बहुत सारे राज्य का पतन हो गया है। मौर्य काल का जो पतन मैं आपको जब बताऊंगी तो आप खुद देख के चौंक जाएंगे कि मतलब जिसने खाया, जिसने किया, उसने ही इसका पतन कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे राज्य के बारे में देखने को सामने मिला कि वहीं के मंत्री ने, वहीं के लोगों ने लालच बस ये सारा काम कर दिया। तो ठीक है, तो ये रही बात की बात, मैंने आपको सारी बातें क्लियर बताई। 7 अंग जो कौटिल्य ने ये बताए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे पूछ लेगा आप दुर्ग के से क्या समझते हैं, आप अमात्य से क्या समझते हैं, आप कोश से क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न आपको पूछ लेगा 2 लाइन में। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियर वाई में आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को मैंने आपसे बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। एक टॉपिक आपका यहाँ पे और आया था, वो ये है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था। मौर्य काल में जैसे हमारे यहाँ शासन व्यवस्था चलती है ना, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, ठीक है, आपका जिले का, डिस्ट्रिक्ट का लेवल अलग अलग, ये 3 स्तर पूरे बताए गए हैं। वैसे मौर्य प्रशासन की बातों से जब इनकी पढ़ाई की गई, चीज़ें पता चली, तो इनकी शासन व्यवस्था जो थी उस पर भी 3 भागों में इनको पूरा बांट दिया गया था। एक था केंद्रीय शासन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या कहेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर दूसरा जो है वो है प्रांतीय शासन, यानी कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरा जो है वो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाता है वो है ये चीज़, ये आपका स्टेट वाइज हो जाता है, ये आपका सेंट्रल केंद्र वाइज हो जाता है, ठीक है। इनके बारे में भी कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में। देखिए ये जो प्रश्न है ना, आपको सिर्फ ना ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, या आपको पूछ लेगा कि इनके जो शासन व्यवस्था को कितने स्तर में बांटा गया, तब आप 3 संख्या बताएंगे या तीनों के नाम बताएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। ये ब्रॉड की चीज़ें आपके डीएलएड के कोर्स में फ़िलहाल नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन मैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे बताना चाह रही हूँ, सुनिए ध्यान से। आपको अगर प्रश्न आ जाता है तो गलती मत करिएगा, यही बात ध्यान। देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मौर्य साम्राज्य को 3 भागों में बांट दिया है, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि केंद्रीय शासन की बात की गई है, ठीक है, केंद्रीय शासन में क्या बातें हैं, जैसे आज का मंत्रिमंडल बटा हुआ है ना, हर राज्य में, मतलब हर एरिया अलग अलग लोगों को दिया गया, वैसे इसमें भी कुछ लोग थे, वो नाम आपको बता दे रही हूँ, कभी पूछ लेता तो ध्यान रखिएगा। जैसे उसमें नाम आएगा मंत्री का, किसका नाम आएगा, मंत्री का नाम आएगा, मंत्री और पुरोहित, और सेनापति का नाम आ जाएगा, समाहर्ता का नाम आ जाएगा, जो कर विभाग को देखा करते थे, अलग अलग विभाग को, युवराज का नाम आ जाएगा, जो इनके बाद उसका पूरा कार्यपालिका संभालेंगे, सब कुछ देखेंगे। और प्रदेष्ठा का भी नाम आ जाता था, प्रदेष्ठा जो धर्म स्त्री के लेवल पे सोचते थे, नायक है, व्यवहारिक है, दुर्गपाल, अंतपाल, ये सारे लोग ऐसे हुआ करते थे जो इनके मंत्रिमंडल में लगभग, मैं आपको बताना चाहूँगी एक संख्या के रूप में आपको बताऊँ तो टोटल केंद्रीय मंत्रिमंडल में पूरा ये 18 लोग थे, 18 लोग थे जो अलग अलग नाम से जाने जाते थे। और 18 लोग जो थे ये अलग अलग चीज़ों, देखो ये 18 आपसे नहीं पूछेगा, आपको यही 3 पूछेगा, ये ध्यान रखिए, ये 18 आपसे बहुत कम चांसेस है कि पूछेगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन जब करवाऊंगी ना तो आपको बता दूंगी फिलहाल। देखिए दूसरा यहाँ पे प्रांतीय शासन व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस एक लेवल पे, एक छोटे राज्य पे कैसे कैसे क्या चीज़ों को बांटा गया है, कौन देख रेख करता है, वो सारी चीज़ें हैं। स्थानीय शासन पे समितियाँ बनाई जाती हैं छोटी छोटी सी, विदेशी समिति, जनगणना समिति, कर समिति, उद्योग समिति,
वाणिज्य समिति, शिल्पकला समिति, अलग अलग समिति के लोगों को बांट दिया गया। आप इसकी देखरेख करेंगे, आप इस विभाग की आप इस विभाग के हेड रहेंगे, आपका संचालन रहेगा, आपके नेतृत्व में कार्य होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये शासन व्यवस्था इसी तरीके से बांटी गई है। और एक बात और बताना चाहूँगी, जो है राज्य जो कर वगैरह लिया जाता था वो किलो के घर, जैसे हाउस टैक्स आज के समय भरा, उस समय छोटे छोटे दुर्ग होते थे उसके हिसाब से टैक्स दिया जाता था। और जो है ये जितना अनाज वगैरह होता था उसके ऊपर भी टैक्स दिया जाता था, कहीं आने जाने का टैक्स वगैरह, ये सारे लोग टैक्स वगैरह देते थे, तभी तो राज चलता था। जैसे आज हमारा देश चल रहा है टैक्स के बेस पे, वैसे उस समय भी सेम चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है। उसके बाद जो व्यय की बात थी, खर्च कहाँ होता था, तो सरकारी जैसे टैक्स वगैरह, सरकार जो पेंशन देती, सॉरी सरकार जो ये सैलरी देती सरकारी विभाग के लोगों को, कहाँ से देती है, तो यही टैक्स वगैरह सब कुछ रहता है, उसी से सारी सैलरी वगैरह, उसी से देश चल रहा है। तो वहाँ पे भी उस समय भी सैलरी वगैरह दी जाती थी। तो जो सैनिक रहते थे, इतने जो सैनिक बल थे, उनको पूरा सैलरी तो दोगे ना, आपके यहाँ तो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सहायता में देते थे, पैसा खर्च होता था, राष्ट्र का पैसा खर्च होता था, राज्य का पैसा जाता था, और दान दिया जाता था। ठीक है। ऐसे तमाम चीज़ें हुआ करती थी। ठीक। और राज्य के ऊपर उसको देख रेख में, उसकी देखभाल में भी खर्च किया जाता था। ये सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर होकर बता दी, समझा दी, पूरी कोशिश की कि अच्छे से बता दूँ। ठीक। चलिए एक चीज़ और देखते हैं फिलहाल के लिए। ये आपका मौर्य ग्रुप, जो चंद्रगुप्त मौर्य, हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे। इन्होंने स्थापना की, इन्होंने हर चीज़ को समझाया। इन्हीं के बारे में एक बात मैं आपसे और कहना चाह रही हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इससे बाहर कोई प्रश्न आ गया तो इतना मान चलेगा 1% चांस है कि बाहर आएगा, नहीं सब कुछ इसी से पूछा जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितनी विशेष बात थी वो मैंने आपको 2 वीडियो में तब और आज बता दी, फाइनल बता दी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक क्या करिए। आप सभी इतने लोग जुड़ते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो इतना तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ, इतनी मेहनत आपके लिए कर रही हूँ, हर एक इनोवेटिव तरीके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए आसान तरीके से। लेकिन आप सब ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, ये तो गलत है मेरे लिए। फिलहाल कोई नहीं, देखते हैं। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। देख लीजिए इनको, क्या मस्त लग रहे हैं, क्यों? बहरहाल कोई नहीं। देखिए, पहली बात, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था उसके बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ से मिले, तो आपको स्रोत अर्थशास्त्र किसका था? कौटिल्य का था। ठीक है। पता है ना ये बात? तो मुद्रा राक्षस से आपको सारा स्रोत मिला, जानकारी मिली, इंडिका पुस्तिका मिली, मेगास्थनीज की थी जो, बौद्ध साहित्य मिला, और पुराण से आपको इनसे जानकारी के स्रोत मिले। आपने किस मौर्य सम्राट के बारे में जाना, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे थी, सब कुछ यहीं से जाना। ठीक है। संस्थापक कौन था चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश का? तो चंद्रगुप्त मौर्य। शासनकाल क्या था? 323 BC से लेके 298 BC। ध्यान रखिएगा, शासनकाल ये इम्पोर्टेंट है, कोई नहीं कहेगा इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी नहीं कहेगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। ठीक है। ये आपका जो शासनकाल का टॉपिक है, यहीं पे पॉइंट कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव आपसे तीनों क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म का स्थान कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था, जो आज का पटना है। ठीक है। गलती कोई नहीं करेगा। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी। कहाँ हुई थी? जो कर्नाटक के पास का एरिया है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लेगा। राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है। राजधानी इसी मौर्य वंश की जो थी ये पाटलिपुत्र थी। फिर इनके प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य का दूसरा नाम पता है क्या? विष्णुगुप्त। इनके और भी नाम है। ठीक है। ये इनके गुरु भी थे, ये भी कहा जाता था। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताए, जो ये अभी तक की सारी पढ़ाई में 3 क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ रहा है तो वो ये है 7 पॉइंट। इनसे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए, और इनके बारे में कुछ बातें अभी और है वो भी देखते हैं। इनका राजकीय चिन्ह क्या था? हर एक राज्य का, हर एक शासन व्यवस्था का अपना एक चिन्ह है। वो चिन्ह क्या था? मोर, यानी कि पिकॉक इंग्लिश में। ठीक है। मोर, मयूर जो होता है। इनका जो शिक्षा का केंद्र था वो था तक्षशिला। बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही पुराना है, केंद्र शिक्षा का केंद्र है ये तक्षशिला। ठीक है। इनकी जो पत्नी है, इन्होंने 2 शादियाँ की थी। ठीक है। हेलेना और दुधरा। ये इनका हेलेना का पूरा नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है फिलहाल, मैं देख के कमेंट में बता दूंगी, टेलीग्राम पे बता दूंगी। पूरा नाम मुझे नहीं याद है। इनका शॉर्ट नेम जो है वो हेलेना कहा जाता था, तो वो याद है मुझे। और एक इनका पहली पत्नी इनकी जो थी वो दुधरा थी, और जो बिंदुसार थे वो इनके बेटे थे। ठीक है। जो बिंदुसार की बात की गई वो दुधरा के बेटे थे। ठीक है।
ये उनकी पहली पत्नी थी, हेलेना उनकी दूसरी पत्नी थी, ठीक है। हेलेना से जो उन्होंने शादी की थी मजबूरी में शादी की थी, ठीक है, नहीं तो अपनी पहली पत्नी से ज़्यादा प्यार करते थे। फिर यहाँ पे है चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म जो था जैन धर्म था, जैन धर्म के संस्थापक थे, मतलब उनके पुजारी थे, ठीक है। फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है सम्राट बिंदुसार मौर्य, इनकी माँ का नाम दुधरा था, मैंने आपको क्लियर बताया, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार का बेटा अशोक, ठीक है। जो सम्राट अशोक की बात की गई है, जो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो आपको पहले तो बिंदुसार के बारे में बताऊंगी, फिर उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो ये इनके बेटे का नाम क्या था, बिंदुसार। कोई गलती करेगा क्या, बिंदुसार को हम अमित्रघात भी कहते थे, ठीक है, अमित्रघात के नाम से काफ़ी ज़्यादा विख्यात थे। आज की यह क्लास यहीं तक। चलिए हम एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में रहें कि क्या क्या आज की वीडियो में आपने पढ़ा है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे मौर्य प्रशासन, 7 अंग हमने आज पढ़े जो कौटिल्य ने निर्धारित किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। फिर हम 3 व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था जो उनकी मौर्य काल की चल रही थी, वो मैंने 3 स्तरों में जो थी वो भी मैंने आपको क्लियर बताई। उसके बाद सब कुछ मैंने क्लियर तरीके से आपको बताया क्या क्या चीज़ें थी। फिर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने एक शॉर्ट ब्रीफ टर्म में सारांश टाइप में दे दिया, इनकी पर्सनल चीज़ें मैंने आपको पूरी बता दी। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा, ये आप एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं, आपको प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपकी आज की यह क्लास आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्ट आपको आया होगा। मैंने चीज़ें रिलेट करके समझाई, विद डायग्राम फिगर समझाया कि आप अच्छे से देख लिए, समझ जाइए, अच्छे तरीके से पूरी कोशिश की कि आपको समझा दूँ। ये यहाँ तक पूरी बात जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें बिंदुसार के बारे में हर एक चीज़ को डिटेल समझें। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे लिए, मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकती हूँ, तो आप एक लाइक मेरे लिए ज़रूर करेंगे, एक कमेंट करेंगे, जाते जाते इतना बताते जाएंगे कि आपको यह नोट और ये सेशन कैसा लगा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, कल सुबह लाइव क्लास करेंगे, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।